18 मई 2025 को शाम को 7:35 पर हो रहा है केतु का गोचर। और ये केतु का ट्रांजिट हर राशि के लिए किस तरीके के प्रभाव जो है वो आपके जीवन में डालने वाला है, इसी की वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि की। धनु राशि के लिए अगर इस गोचर की हम सबसे पहले बात करें तो ये आपकी कुंडली के राशि से नवम भाव में ये जो गोचर हो रहा है वो होने वाला है। अब ऐसे में जब कन्या राशि से सिंह राशि में, यानी कि क्योंकि केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि छाया ग्रह है, यानी कि एक शैडो प्लैनेट जो मैलेफिक है और हमेशा रेट्रो यानी कि वक्रीय चाल में रहता है, उसका गोचर जब आपकी कुंडली से, आपकी कुंडली के दशम भाव से जब ये गोचर आपकी कुंडली के नवम भाव में होगा, 9th हाउस में होगा, तो ऐसे में ये गोचर आपके जीवन में किन किन भावों की एनर्जी को एक्टिवेट करेगा, किन जगहों पे आपके लिए थोड़ी सी परेशानियां जो है वो लेकर आएगा और कौन सी ऐसी रेमेडी है जिसे करके आप खुद को इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट इम्यून कर सकते हैं पहले से ही। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियोस पहुंचाने का प्रयास करते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड अदर ऑकल्ट साइंसेस। आज हम बात कर रहे हैं केतु के गोचर की और स्पेसिफिकली धनु राशि के लिए केतु का गोचर क्यों इतना महत्वपूर्ण है। वैसे तो 2025 के साल में होने वाले सभी ग्रहों का गोचर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा कई वर्षों में, कई सालों में, इनफैक्ट कई दशकों में ऐसा एक बार होता है कि 4 बड़े और सबसे धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट्स एक ही वर्ष में गोचर करें। 29 मार्च को चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पे नया संवत जो है वो प्रारंभ हो जाता है। और जैसे ही इस साल ये संवत यानी कि हिंदू पंचांग के अनुसार जैसे ही न्यू ईयर स्टार्ट हुआ, उसी के साथ में हमने देखा कि शनि का गोचर हुआ। शनि का गोचर हुआ, उसके बाद में 14 मई को जुपिटर का गोचर होगा और अब 18 मई को जो है वो राहु और केतु का गोचर होगा। यानी कि विद इन स्पैन ऑफ लेस देन 3 मंथ्स, 3 महीने से भी कम के गैप में या स्पैन में एस्ट्रोलॉजी अनुसार सबसे धीमी गति और सबसे बड़े और महत्वपूर्ण प्लैनेट्स का गोचर एक ही वर्ष में हो रहा है। केतु का गोचर क्योंकि डायरेक्टली आपकी राशि के लिए, आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार आपके नवम भाव को, 9th हाउस जो कि आपके लिए आपकी डेस्टिनी, आपके भाग्य का भाव है, पिता के साथ आपके संबंधों का भाव है, हायर एजुकेशन का भाव है और इसी के साथ साथ धर्म कर्म के कार्य, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भाव माना गया है। तो ये भाव आपका केतु की इस प्लेसमेंट से एक्टिवेट हो जाएगा। अब जैसे ही केतु यहाँ पे प्लेस्ड होगा तो बहुत ज्यादा इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो है वो नहीं मिलते हैं। ऐसा 2 कारण से है। सबसे पहले, काल पुरुष की कुंडली का जो नवम भाव माना गया है, वहां जो राशि आती है नेचुरली वो धनु राशि मानी गई है, यानी कि आप ही की राशि, और उसके जो स्वामी ग्रह माने गए हैं वो जुपिटर है और इस भाव के कारक ग्रह भी जो है वो जुपिटर है। अब 18 मई को ये गोचर हो रहा है, लेकिन उससे पहले 14 मई को आप ही की राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का भी गोचर हो रहा है। और इस साल देवगुरु बृहस्पति की जो प्लेसमेंट्स है वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि गुरु नेचुरली भी अतिचारी हो रहे हैं। अब ये प्लैनेट जो बृहस्पति है, ये नेचुरली बहुत अच्छा प्लैनेट और बहुत बेनिफिट प्लैनेट कंसिडर किया जाता है। जो लोग अपने जीवन में देवगुरु बृहस्पति और एक पॉजिटिव जुपिटर से इम्पैक्टेड होते हैं अपने जीवन में, स्पेसिफिकली धनु राशि, और अगर हम मीन राशि की बात करें, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी भी जुपिटर हैं, या फिर वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को हुआ है, या अगर आपका जन्म जो है वो जन्म तिथि का टोटल 3 बनता है, तो इसमें भी आप पे देवगुरु बृहस्पति की कृपा होती है। ऐसे लोग नेचुरली वाइज होते हैं, विजडम होता है इनके अंदर, ज्ञान बहुत होता है और स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन इनके अंदर एक देखी जाती है, हमेशा होती है। भगवान में, धर्म कर्म के कार्यों में सहयोग देने वाले, उनमें आस्था रखने वाले ऐसे लोग होते हैं। लेकिन नवम भाव जो माना गया है, भाग्य के भाव में मैलेफिक प्लैनेट्स की प्लेसमेंट बहुत ज्यादा शुभ फल जो है वो नहीं प्रदान करती है।
क्योंकि केतु जो है वो एक ऐसा प्लैनेट माना गया है जो रिसर्च आपको देता है, एनालिटिकल स्किल्स आपकी एनहांस करता है। ये एक ऐसा ग्रह है जो हाईली इंट्यूटिव माना गया है, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और कहीं ना कहीं काफी हद तक सीक्रेटिव भी है। केतु अगर किसी की कुंडली में स्ट्रॉन्ग होता है, लग्न में प्लेस्ड होता है, तो ऐसे लोग क्या सोचते हैं या ऐसे लोगों की अपने मन की एक्चुअल क्या इच्छा होती है, ये कभी सामने वाला बहुत अच्छे से समझ ही नहीं पाता है। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसे लोगों को जानते हैं जिनका जन्म 7 तारीख को हुआ है, जिनका टोटल जन्म का 7 अंक बनता है, तो हमेशा उनके आसपास रहते हुए भी आप कभी भी गहराई से ये बात नहीं समझ पाएंगे कि ये लोग एक्चुअली किस नेचर के हैं, किस स्वभाव के हैं, इनको क्या चीजें पसंद है, क्या चीजें नहीं पसंद है। इन लोगों को कंप्लीटली एनालाइज करना या समझ पाना नॉर्मल लोगों के लिए या दूसरे अंकों के लोगों के लिए काफी कठिन हो जाता है। केतु की प्लेसमेंट नवम भाव में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को इस साल के दौरान बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इनहैंस करने वाली है। धर्म कर्म के कार्यों में आपका रुचि, आपका मन जो है वो और ज्यादा लगने वाला है। आप लंबे समय के लिए किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, आप लॉन्ग जर्नीज कर सकते हैं। इसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए हो सकता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ रिट्रीट्स जो हैं उन पर जा रहे हैं। आपके पिता के साथ आपके जो संबंध है उसमें थोड़ी सी परेशानी इस समय के दौरान आती हुई नजर आती है, क्योंकि केतु की प्लेसमेंट जिस भाव में होती है या जिस प्लैनेट के साथ होती है, नेचुरली उस भाव के या फिर उस प्लैनेट के रिजल्ट्स को केतु थोड़ा सा कम कर देता है, क्योंकि केतु एक नेचुरली मैलिफिक प्लैनेट कंसिडर किया जाता है और एक ऐसा प्लैनेट है जो कि मोक्ष कारक है। मोक्ष का मतलब हर चीज से, हर भौतिक चीज से, हर मानसिक चीज से आपको अलगाव की स्थिति देना, यानी कि आपको परम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे पहुंचा देना, उस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे पहुंचा देना जहां पे आपको मटीरियलिस्टिक या इमोशनल या फिजिकल गेन से फर्क ही नहीं पड़ता है। तो अब ऐसे में अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं, सांसारिक जीवन में हैं, तो इस तरीके की इच्छाएं अगर आपकी जागृत हो जाती हैं तो उससे कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में थोड़ा सा तनाव जो है वो आ सकता है। फादर के साथ इस समय के दौरान आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें थोड़ी सी तनाव, या फिर अगर फादर नहीं भी हैं तो फादर की पद्धति पे जिस व्यक्ति को आप रखते हैं या उनके समान अगर आप किसी के साथ संबंध है आपका, तो फादर लाइक फिगर जो आपके लिए है आपके जीवन में इस समय के दौरान, उनसे भी कहीं ना कहीं आपकी जो थोड़ी सी अनबन, वैचारिक मतभेद जो हैं इस समय के दौरान बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। सेकेंडली, क्योंकि केतु की यहाँ प्लेसमेंट होगी तो डायरेक्टली आपका लग्न इम्पैक्ट होगा, आपकी फिजिकल हेल्थ कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिटेरियोरेट होती हुई नजर आएगी। जहां आप अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर करने में, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को बेटर करने में बहुत ज्यादा अग्रसर होंगे, फिजिकल हेल्थ में थोड़ी सी डिटेरियोरेशन आपको इस समय के दौरान देखने को मिल सकती है। आपके सहयोगियों के साथ, आपके कोलीग्स के साथ, नेबर्स के साथ, या फिर स्पेसिफिकली आपके सिबलिंग्स अगर भाई बहन हैं तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी वैचारिक मतभेद होने की जो एक समस्या है वो उत्पन्न होती हुई नजर आती है। आपके फ्रेंड्स के साथ या आपके लव रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा इस समय के दौरान तनाव जो है वो आ सकता है केतु की नवम भाव की प्लेसमेंट की वजह से। एक और चीज जो इस समय के दौरान महत्वपूर्ण होने वाली है वो ये है कि केतु और राहु दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो 180 डिग्री के ही हमेशा एस्पेक्ट में एक दूसरे से रहते हैं। तो जहां पे नवम भाव में केतु ट्रांजिट करेगा, आपकी कुंडली के तीसरे भाव में, आपकी राशि से तीसरे भाव में राहु का गोचर उस समय के दौरान होगा। अब राहु का गोचर वैसे तो कुंडली के तीसरे भाव में, त्रिषडाय भाव में अच्छा फल देता है, क्योंकि यहाँ पे ये आपके पराक्रम, आपके हार्ड वर्क की एनर्जी को बढ़ाएगा। लेकिन केतु का एस्पेक्ट वहां पे और आपका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन इस समय के दौरान इतना होगा कि कहीं ना कहीं आप अपने कार्यों को, आपसे जो एक्सपेक्टेड है, आपकी जो एक तरीके से आपकी लाइफ में जो प्रायोरिटीज हैं उनको आप सही से महत्व नहीं देंगे। आपसे जो एक्सपेक्टेड है कि जो कार्य आपको करना चाहिए या आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बेसिकली, उनसे कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा भागते हुए नजर आएंगे और आप अपने आप में बहुत ज्यादा इस समय के दौरान जो है एक तरीके से सेल्फ इंडल्जेंस भी हो सकती है एक तरीके से आपको, और आपके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक प्रबल इच्छा होने वाली है
सेल्फ रियलाइजेशन की, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की, और इसी कारण की वजह से ये पॉसिबल है कि केतु के इस ट्रांजिट के साथ ही आप लंबी यात्राओं पे जा रहे हैं, जहां पे आप खुद के साथ ज्यादा समय स्पेंड कर रहे हैं और आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं आप कटते जा रहे हैं। इस कारण से ये भी पॉसिबल है कि एक समय के बाद आपके अंदर लोनलीनेस का जो भावना है वो जाग सकता है, यानी कि अलगाव या अकेलेपन की जो परिस्थितियां हैं वो इस केतु के ट्रांजिट के साथ ही आपके जीवन में बढ़ती हुई भी नजर आ सकती है। इनिशियल डेज में जहां आपको लगेगा कि ये टाइम आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे करके यही स्पिरिचुअल अवेकनिंग या यही आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन या सिर्फ अपने बारे में सोचना या सिर्फ अपने साथ समय स्पेंड करना, ये सिचुएशन आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी भौतिक, आपकी सांसारिक जीवन में परेशानियां जो है वो ला सकती है। तो इसी वजह से इस केतु के ट्रांजिट के दौरान आपको खास करके ख्याल जो है वो देना चाहिए। नवम भाव आपके भाग्य का भाव है, भाग्य उदय का भाव है। मैंने आपको पहले ही बताया कि केतु की प्लेसमेंट किसी भी भाव में उस भाव से आने वाले फलों को कहीं ना कहीं वीक करती है या कमजोर करती है। अब ऐसे में जब नवम भाव में डेस्टिनी, भाग्य के भाव में केतु की प्लेसमेंट होगी, तो ये प्लेसमेंट आपके जीवन में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को कहीं ना कहीं धीमे कर देगा। अगर आपकी कुंडली में नेचुरली बाकी प्लैनेट्स या इनफैक्ट इवन केतु वेल प्लेस्ड है, तो हो सकता है कि उतना ज्यादा तीव्र इम्पैक्ट आपको इस ट्रांजिट का आपके जीवन में ना देखने को मिले। लेकिन इस ट्रांजिट का इम्पैक्ट आपको आपके जीवन में बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, ये सच नहीं है। ट्रांजिट और आपकी खुद की इंडिविजुअल कुंडली, दोनों ही चीजें आपके जीवन में 50-50 का योगदान जो है वो देती हैं। तो 50% जहां आपका प्रबल केतु, अगर आपकी कुंडली में केतु अच्छा प्लेस्ड है, वो आपको अच्छी रिजल्ट्स देगा, वहीं ये 50% ट्रांजिट उन अच्छे रिजल्ट्स को कहीं ना कहीं स्लो पेस कर देगा आपके लिए, उन रिजल्ट्स को आने में काफी टाइम या डिले कर सकता है। अब ऐसे में रेमेडी कौन सी है जो आपको करनी चाहिए? गणेश जी की नियमित रूप से पूजा अर्चना अगर आप करते हैं तो ये आपको बेहद लाभ आपके जीवन में देगा। ये आपकी इंट्यूटिव गाइडेंस को बढ़ाएगा, ये आपके जीवन में आपको बुद्धि से भी आपको बहुत ज्यादा मजबूत बनाएगा। तो ये करना आपके लिए अच्छा रहेगा। जहां आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ ध्यान देंगे, वहीं आप अपनी मटेरियलिस्टिक गेन्स को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाए रख सकते हैं अगर इस रेमेडी को आप करते हैं। दूसरी चीज, अगर आप गणेश जी की आराधना कर रहे हैं, इसी के साथ साथ बुधवार के दिन, वेडनेसडे के दिन अगर आप गणेश जी को दूर्वा अर्पित करते हैं, 11 दूर्वा की शाखाएं अर्पित करते हैं, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये रेमेडी नहीं कर सकते हैं, इंडिया में नहीं रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, तो अगर आप ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, ये ग्रह को मजबूत करने का मंत्र है। तो अगर आप अपनी प्लैनेट्स को मजबूत करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली केतु की एनर्जी को मजबूत करना चाहते हैं, तो ये मंत्र जाप करना नियमित रूप से भी आपको लाभदायक होगा। नियमित रूप से नहीं कर सकते हैं तो स्पेसिफिकली एटलीस्ट वेडनेसडेज के दिन तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए कि आप इस जाप को करें। तो एवरी वेडनेसडे ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का उच्चारण आपको करना चाहिए। कम से कम 21 टाइम्स मिनिमम आपको करना चाहिए। एक माला जाप कर सकते हैं, 108 बीट्स की माला जाप करते हैं तो वो और भी ज्यादा अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट 21 टाइम्स आपको इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी राशियों के लिए भी केतु का ट्रांजिट कैसा रहने वाला है उसकी हम सारी वीडियोस जो है इस सीरीज में कवर करेंगे। राहु का ट्रांजिट और इसी के साथ साथ शनि का ट्रांजिट जो ऑलरेडी हो चुका है, ये ट्रांजिट भी आपके जीवन को, आपकी इंडिविजुअलिस्टिक राशि को इस लंबे समय के दौरान, शनि का ट्रांजिट 2.5 साल तक ऐसा ही रहने वाला है, तो 2.5 वर्ष तक ये शनि का ट्रांजिट हर राशि को कैसे इम्पैक्ट करने वाला है, इसकी वीडियोस भी मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी जरूर देखिएगा। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।